नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन वापस मिल रहे हैं उसी जोश और उसी होश के साथ। तो कदम से कदम बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारत का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है। प्राचीन भारत का काल विभाजन। तो साथियों, भारत का जो इतिहास है, उस भारत के इतिहास में किस प्रकार से इसको बांटा गया है, किस प्रकार से अध्ययन के तौर पे अध्ययन को व्यवस्थित करने के लिए, तो सबसे पहले आता है अपन शुरुआत से लेते हैं। शुरू से जब आरंभ से लेके 2300 BC तक का जो काल है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, ये प्रागैतिहासिक काल जो है ये आता है अपने प्रारंभ से लेके 2300 BC। प्रारंभ से 2300 BC। अब प्रारंभ से 2300 BC है, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो प्रादुर्भाव है, इसका जो जन्म है वो होता है 600 अरब वर्ष, 6 अरब वर्ष पूर्व। 6 अरब वर्ष से पूर्व ये क्या है? ये है पृथ्वी का मतलब उद्भव। और जो मनुष्य है वो है 2.5 से लेके 3 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष से पूर्व ये क्या हुआ था? ये मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो 6 अरब है और ये 2.5 से 3 करोड़ है, तो ये बहुत ही तुच्छ समय है के लिए मनुष्य के उद्भव का। पृथ्वी का उद्भव बहुत पहले हो गया था और इसका बाद में हुआ था। तो ये जो 6 अरब वर्ष है, इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसको महाकल्प कहते हैं। महाकल्प। और इस महाकल्प को बांटते हैं अपन कल्प में, और कल्प को बांटते हैं अपन युग में। ठीक है। तो पृथ्वी जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो होता है सीनोजोइक महाकल्प में। कौन से महाकल्प में? सीनोजोइक महाकल्प में। और सीनोजोइक महाकल्प को महाकल्प को वापस 4 कल्पों में बांटा गया है। तो इसका होता है चतुर्थ कल्प में। ठीक है। और फिर इसका जो है युगों में विभाजन किया गया है। इस प्रकार से पृथ्वी और मनुष्य की जो उत्पत्ति है, ये इस आधार पे मानते हैं कि 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और 2 से 2.5 करोड़ साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई सीनोजोइक के चतुर्थ कल्प में। अब अपन इसमें पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक इतना समय होने के बाद भी इसको अपन छोटे सा पीरियड की ही स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि पहले के कोई अपने पास तथ्य नहीं मिलते। तो इसमें जो है 4 बातों का अपन अध्ययन करेंगे। 4 जो है कालों का अध्ययन करेंगे। कौन सा? सबसे पहले पाषाण काल, फिर पाषाण काल के बाद में आता है ताम्र पाषाण, जिसमें तांबा और पाषाण के बर्तन औजार काम में लेते थे। और फिर आता है ताम्रकाल, और इसके बाद में दक्षिणी भारत का महापाषाण काल। ये आ जाते हैं अपने प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक का मतलब है, प्राग ऐतिहासिक में मतलब कोई किसी प्रकार की कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक में कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उनको अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए। तो आद्य ऐतिहासिक में अपन पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। और ये सैंधव सभ्यता जो है ये 2300 BC से लेके 1750 BC तक की मानी
जाती है। ठीक है साथियों, अब अपन क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं अपन। तो अपन आगे चलने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना आपको दे देता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि ये यात्रा आगे बढ़ती रहे और सारे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो उनकी सूचना आपको मिलती रहे। लाइक्स और शेयर तो आपको करना ही है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये आ जाता है। अब आते हैं अपन सैंधव सभ्यता और इसके बाद में आती है वैदिक सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को मानते हैं अपन 1500 BC से लेके 600 BC तक। तो ये कहाँ गया, 2300 से 1750 ये था और ये 1500 आ गया। तो 1750 और 1500 के बीच का काल कहाँ गया, तो इस ये जो काल है ये सैंधव सभ्यता का उत्तरजीविता का काल कहलाता है। सैंधव सभ्यता के उत्तर जीविता का काल। कौन सा काल, सैंधव सभ्यता के उत्तर जीविता का काल, जो 1550 BC से लेके 1750 BC से लेके 1500 BC तक है। ठीक है, इसके बाद में अपन जो है वैदिक सभ्यता आ गई 1500। अब आते इसमें वैदिक सभ्यता का अपन अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता में जो आपको पता है कौन कौन से हैं, वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों का अध्ययन करेंगे। 1500 से लेके 1000 तक अपन करेंगे वैदिक सभ्यता, 1600 के बीच में उत्तर वैदिक सभ्यता। अब आता है महाजनपद युग। महाजनपद युग के 2, बुद्ध युग के 2, ये अपने चलता है 600 BC से लेके 322 BC तक। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, आज भी मैं लाने गया था लेकिन बड़ा बोर्ड अभी मिल नहीं पाया है, तो थोड़ी सी आपको भी कंप्रोमाइज़ करना है, 1-2 दिन में बड़ा बोर्ड आ जाएगा। सैंधव सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद में महाजनपद युग के 2, भले बुद्ध युग के 2 जो 600 BC से लेके 322 BC, जो जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे। 322 BC के बाद में अपने जो चलते हैं वो आता है कौन सा काल, मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य वाला काल जो 322 BC से लेके 184 BC तक। देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा आप लिखोगे कि सर ये BC और AD क्या होता है, तो इस पे भी मैं एक अच्छा बहुत ही शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ जो पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया BC 184 BC। अब जो है गुप्त काल और मौर्य काल के बीच में जो है एक काल आता है जिसको अपन उत्तर मौर्य काल भी कह सकते हैं, जिसको अपन पूर्व गुप्त काल भी कह सकते हैं, जिसमें कई विदेशी आक्रमणकारी आए थे। पुष्यमित्र, सूंग काल भी इसमें, सूंग, कणव, सातवाहन, ये सब जो ये आता है अपने 184 BC से लेके 275 AD, आफ्टर डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले और ईसा के जन्म के बाद। अब अपन पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल। अब गुप्त काल, तो जो गुप्त काल आता है 275 AD से 550 AD। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि 550 से लेके और 606 तक का जो काल है
ये 550 से 606 का काल कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष किसी प्रकार के कोई ऐतिहासिक घटनाएं नहीं घटी है। फिर अपन देखते हैं 606 से लेके आगे बढ़ते हैं तो भारत में किसका आ जाता है, हर्षवर्धन का काल आ जाता है। किसका काल आ जाता है साथियों, हर्षवर्धन का काल आ जाता है, जो 606 से लेके 647 AD तक रहता है। हर्षवर्धन के बाद अपन आगे चलते हैं तो क्या होता है, हर्षवर्धन के आगे भारत का जो राजपूत काल जिसको कह दो, राजपूत काल, सामंतवाद का काल, या इसको अपन पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं। तो ये आता है अपने कहाँ से कब तक, ये आता है 647 से लेके 1206 AD तक, यानी 6 ईस्वी तक, जिसमें अपने 1206 में जो है जो मुगल मुसलमानों का जो है तुर्क आक्रमण होता है 1206 से पहले ही हो जाता है, लेकिन 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भारत का शासक बनता है, वहाँ तक जो है राजपूत काल कहलाता है, और उसके बाद में अपने मध्यकाल में आ जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश से आगे चलते हैं। तो ये तो जो था भारत का प्राचीन काल का काल विभाजन था। उस काल विभाजन में अपन देखें तो जो सबसे पहले लिया था प्राग ऐतिहासिक काल, उस प्राग ऐतिहासिक काल को अपन देखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।